अगर आपका अपना छोटा सा पोर्टफोलियो है और आप अपनी इन्वेस्टिंग करते हो और साथ में आप जॉब भी करते हो तो आपके पास एक जॉब की सिक्योरिटी भी आ गई और आप ज़ाहिर है फिर अपनी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो आप अपनी करेंसी को जितना वीक रखते हैं उतनी ज़्यादा लोकल कंपनीज कंपेरेटिव हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स का डेटा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा हुआ है टैक्स से, जिसकी वजह से गैप आ जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, और फिर उसको फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान को बोरो करना पड़ता है। तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके लिए नोट प्रिंट होता है। इस साल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। इस साल एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एटलीस्ट इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल पे ये बड़ा हो गया था कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे थे और उसको रियल स्टेट में कन्वर्ट करके उस पर ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। सो देयर वाज ए परसेप्शन कि व्हाई यू आर बेसिकली मेकिंग ए बिजनेस व्हेन यू कैन बेसिकली अर्न थ्रू बाय सेलिंग ए प्लॉट एज वेल। और वो शायद थोड़ा सा रिवर्स उसमें आ गया। गवर्नमेंट एटलीस्ट पॉलिटिकली लेड हमेशा कोशिश करती है कोई शॉर्ट टर्म फिक्स मिल जाए, हम अगला इलेक्शन जीत जाए, और उसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पिछले 20 साल में जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो ज़्यादातर अगला इलेक्शन जीतने के लिए क्रिएट हुए हैं कि भाई क्योंकि अगला इलेक्शन जीतना है तो अच्छा चलो करेंसी को स्ट्रॉन्ग रख लो ताकि इन्फ्लेशन नहीं हो, ताकि हम इलेक्शन में बोल सकें। और फिर भी ये हुआ है कि हर गवर्नमेंट ये करने के बावजूद इलेक्शन हारी है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी 10 साल के लिए रह जाए, या नवाज लीग थी। अब सही है, वो इलेक्शन के पीछे ये भी कह सकते हैं कि दूसरी चीज़ें हो रही थी। एक रिस्क टेकिंग जो फैक्टर था ना वो उसी से ऑफसेट हो गया कि भाई तुमने जाना ही बाहर है तो 6 महीने ट्राई करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल ऐसा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं अभी इसी तरह नहीं बात कि मुहब्बे वतन होकर ये मैं बात कर रहा हूँ जब नया पाकिस्तान बना था, ठीक है, कि मैंने ये डिसीजन लेकर इधर बैठा था एंड थिंग्स वर नॉट फाइन। यानी कि उस वक्त भी IMF के पास जाना है नहीं जाना। और आपको अभी याद हो 105 से डॉलर 125 पे चला गया था। जब मुझे मेरी ग्रेजुएटी मिली थी 125 पे थी, विद इन 2 मंथ्स 146 पे चला गया, विद इन 2 मंथ्स 165 पे चला गया। और इधर हम रो रहे थे कि यार ये क्या हो गया ना, डॉलर बढ़ा है। लेकिन उधर क्योंकि मैं IT कंपनी में काम करता था, मैंने फिर अब IT सर्विसेज स्टार्ट की। ऑल ऑफ ए सडन आई रियलाइज़ यार ये तो मैं जिस लेवल पे पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम कर रहा था एज ए बिज़नेस, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं जो पहली असाइनमेंट थी जो मैंने की थी, आपको पता है कि मैंने 8 महीने की सैलरी के जितना 5 दिन का रेवेन्यू कमाया था। टीवी पे या कोई भी न्यूज़ चैनल देखने से पहले आई थिंक सबको ये सोच लेना चाहिए कि भाई ये भी एक बिज़नेस है और ये जितना ज़्यादा सनसनीखेज करेंगे उस कंटेंट को और जितने ज़्यादा मसले बताएंगे रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा एड्स लगेंगे। अभी मैं भी एक छोटा सा ट्विटर पेज अपना जो है वो ट्वीट्स कर रहा होता हूँ, तो मैंने जनरली यही देखा है कि भाई अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ ना तो उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं। अब उनका तो बिज़नेस चलता है इसके ऊपर कि आप जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात करोगे उतनी ज़्यादा जो है वो लोग उस बात को देखेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ वायरल होने के चांस होंगे, उतना ज़्यादा एड रेवेन्यू होगा। तो टीवी देखते हुए थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई टीवी उनका तो काम है ना। फ़र्क सिर्फ ये है कि डच जो है ना वो पहले ही बहुत अमीर थे ये गरीबों की डच डिजीज़ है, रेमिटेंसेस जो हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स को इस तरह भी सोचना चाहिए। कंपनीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं, और कंपनी सस्ती क्यों मिल रही हैं? क्योंकि सबको डर लग रहा है। सबको डर लग रहा है कि मुल्क बंद हो जाएगा या हंगामे हो जाएंगे या हालात ख़राब हो जाएंगे और ये कंपनीज़ आगे पैसे नहीं कमा पाएंगी। अभी लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं, ये एक स्विंग होगी किसी वक्त कि भाई लोग बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सिविक आज करोड़ रुपए की आपको 30 लाख रुपए की मार्केट में मिल रही है, लेकिन आप नहीं ले रहे। जबकि ऐसा गाड़ी वाले केस में नहीं होगा, लेकिन स्टॉक्स वाले केस में ये हमेशा होता है। पार्क सुजुकी तो ना काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड है, मतलब गाड़ियाँ 70% भी लोकलाइज्ड हैं। देखें, गाड़ी का इंजन वगैरह बनाने के लिए या कुछ पार्ट्स बनाने के लिए ना आपको एक ही मॉडल की 2 लाख गाड़ियाँ बेचनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आजकल जिस तरह की टेंशन पैनिक मार्केट्स के अंदर है, समहाउ हमें लगता है कि काफ़ी चीज़ें गलत जा रही हैं, लेकिन इसी पैनिक के अंदर शायद अपॉर्चुनिटी भी है। और उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है यूसुफ मोहम्मद फ़ारूक साहब। ही इज़ हेड ऑफ़ रिसर्च एट चेस सिक्योरिटीज़। बाकी यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू? सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है यूसुफ भाई, बिफोर गेटिंग इनटू द कन्वर्सेशन अगर थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि व्हाट एजुकेशन हैव यू डन एंड व्हाट यू हैव डन आफ्टर द एजुकेशन। मैंने BBA किया है ज़ैबिस से, कराची से, और उसके बाद मैं CFA चार्टर होल्डर हूँ। तो जनरली मार्केटिंग फाइनेंस साइड वाली एजुकेशन है,
और स्टार्ट मैंने करियर किया था दिसंबर 2011 से फॉर्चून सिक्योरिटीज़ से। आई वाज अ रिसर्च एनालिस्ट देयर। उसके बाद जो है आई मूव टू JS इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ मैं हेड ऑफ़ रिसर्च था। फिर एक कंपनी है प्रोविडस कैपिटल, जहाँ पे मैं फ़ंड मैनेजर था। और उसके बाद से जनरली मतलब पूरा करियर जो है वो जनरली स्टॉक्स वगैरह में गुजरा है। बीच में एक इन्वेस्टमेंट भी की थी इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो साथ में वो भी चल रहा होता है। कुछ JS सिक्योरिटीज़ के लिए रिसर्च हो रही होती है इस वक्त, तो जनरली इस तरह का। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की पूरा एक वो, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी था या इट वाज बाय चॉइस, या बस करनी थी तो कर लिया आपने? मैं जो है वो कोई ग्रेड 9 से ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो कुछ समझ लें सेकेंड थर्ड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी तक मेरे पास कुछ कैश जमा हो गया था, और पता नहीं था कि उस कैश के साथ क्या करें। कब की बात हम कर रहे हैं ऐसे? ये हम बात कर रहे हैं 2009-10 की बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर यही हुआ कि जो है कुछ कैश जमा हो गया। तो मेरी कज़न से बात हो रही थी जो अब बॉस्टन में होता है। तो ही टोल्ड मी कि आप ऑनलाइन जो है वो स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो। एक ऐप होगी और आप क्लिक करोगे स्टॉक्स आप ख़रीद सकते हो, और एक क्लिक करोगे आप स्टॉक सेल कर सकते हो। तो उस तरीके से फिर मैंने अपने फादर को बताया, तो उन्होंने कहा कि ये वी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जो है कंपनी है, और ये मेरे जानने वाले हैं, और आप इनको फ़ोन कर लो। तो आई कॉल्ड असद जावेद देर, तो ही वाज नाइस इनफ टू मीट मी, एक अकाउंट खुलवा दिया। तो मैंने 2009-10 में जो है वो, और मैं उस वक्त आपकी क्या पढ़ रहे थे? मैं पढ़ रहा था उस वक्त। मैं पढ़ रहा था, आई थिंक 3rd-4th सेमेस्टर चल रहा था। थर्ड सेमेस्टर आई थिंक चल रहा था। ठीक है। तो जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई। शुरू में आता कुछ नहीं था। ठीक है। तो जो समझ आता था वॉल्यूम देख के कर लिया, कभी कुछ देख के कुछ कर लिया, और पहले कुछ पैसे बने फिर कुछ पैसे चले गए। बट वो लगा। एक्सपीरियंस कैसा था आपका इन्वेस्टमेंट का? पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और फिर उसके बाद उससे ये पता चला कि अच्छा समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। थोड़ा वॉरेन बफेट पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है देखना शुरू कर दिया। जी, बस उस वक्त से जो है वो कुछ इन्वेस्टिंग भी, रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर जो है 7th सेमेस्टर जब मेरा था, तो एक यूनिवर्सिटी के टीचर ने कहा कि भाई मैं ये फॉर्चून सिक्योरिटीज़ में होता हूँ और आप यहाँ आ जाओ। और फिर उस तरीके से जो है वो मैं एक ब्रोकरेज हाउस पहुँच गया। ठीक है। और आप वैसे पढ़ भी आप उसी डोमेन के अंदर ही थे ना? जो मैंने 2 मार्केटिंग के इलेक्टिव्स लिए थे 7th सेमेस्टर में। ठीक है। और फिर 7th में क्योंकि मैं फॉर्चून चला गया था, तो फिर मैंने 2 फाइनेंस के इलेक्टिव्स ले लिए थे लास्ट 2 सेमेस्टर्स में। ठीक है। फिर उस वक्त जो है मेरा समझ लें 7th-8th सेमेस्टर में प्रैक्टिकली आप अप्लाई भी कर रहे थे और लर्न भी कर रहे थे। एक फाइनेंस वाला एक रुझान बन गया था कि भाई अब फाइनेंस करना है, एंड आई फाइंड स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो वहाँ से जो है फिर एक स्टार्ट हो गया कि मैं कम्प्लीटली फाइनेंस की तरफ मूव हो गया। तो उससे पहले जो है वो मेरे फादर का एक बिज़नेस होता था करीमाबाद में। ठीक है। तो मैं वहाँ दुकान पे बैठता था। ठीक है। तो वो भी एक बेसिक लेवल पे एक बिज़नेस किस तरीके से कंडक्ट होता है उसकी एक समझ आ गई थी। और शुरू में शायद प्लान यही था कि उसको एक्सपेंड करेंगे या कुछ करेंगे, बट देन फिर आई फाउंड फाइनेंस इंटरेस्टिंग, तो फिर मैं कम्प्लीटली उस तरफ मूव हो गया। ठीक है। और ये बड़ी बात है वैसे कि आप फाइनेंस की चीज़ें पढ़ कर और आप प्रैक्टिकली उस डोमेन में गए। अभी आजकल तो मैनेजमेंट फाइनेंस पढ़ कर हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छी जॉब कहाँ से कर लें। बस तो वो यही हुआ कि एक जॉब भी स्टार्ट हो गई ब्रोकरेज हाउस में। कुछ ये भी हो गया कि भाई अगर आपका अपना छोटा सा पोर्टफोलियो है और आप अपनी इन्वेस्टिंग करते हो और साथ में आप जॉब भी करते हो, तो आपके पास एक जॉब की सिक्योरिटी भी आ गई। और आप जाहिर है फिर अपनी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। So you were basically in parallel managing your own investment as well. I was managing a very small investment उस वक्त। ठीक है। एंड जो है फिर उससे बढ़ के और ठीक है। ठीक है। और ये जो उसके बाद आपका क्या था, ये जब कैपिटल सिक्योरिटीज़ और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टार्ट था, ये कब आपने स्टार्ट किया ऐसे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला बिज़नेस हमने स्टार्ट किया था लेट 2020। तो अक्टूबर-नवंबर 2020 में हमने एक कंपनी फॉर्म की जिसमें हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल कर रहे थे। ठीक है। और ज़ाहिर है वो भी एक जर्नी रही है इन अंडरस्टैंडिंग दैट बिज़नेस, एंड जो है उसको आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं अब हम। तो वहाँ भी यही हुआ है कि डीवैल्यूएशन जो अभी रिसेंट हुई है उससे बिज़नेस थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव होते हैं असेंबलिंग वाले। तो जब आप कुछ थोड़ा सा भी लेबर इंटेंसिव काम करते हैं और डीवैल्यूएशन होती है तो योर मार्जिन स्टार्ट एक्सपेंडिंग, कस्टमर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। एक टाइम लगा है इन कन्विंसिंग पीपल इन पाकिस्तान के आप लोकलाइज कर लो, बट वो भी जो है इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये जो अभी रिसेंट डिवैल्यूएशन हुई है, एंड सिंस यू आर आल्सो इन द बिजनेस साइड एज वेल, हाउ डू यू सी इट्स बेसिकली, क्या उसने इम्प्रूव किया है या उसकी वजह से कोई मसले आए हैं? हाउ डू यू सी योर बिजनेस? देखें शॉर्ट टर्म ना एक मिक्स बैग रहा है।
बट लॉन्ग टर्म जो है इस डीवैल्यूएशन का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वो ऐसे होगा कि देखें जनरली लोग देखते हैं कि पिछले 20 साल में कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, लेकिन एक चीज़ जो लोगों को एक डेटा पॉइंट जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि देखें जो रियर की डार साहब बात करते हैं ना कि भाई रियर जो है वो 100 होना चाहिए या वो, तो अगर आप रियर देखेंगे ना तो पाकिस्तान का रियर 1984 में था कोई 200 के आसपास, और 84 से 1991 तक वो रियर 200 से कोई 110 112 हो गया। सॉरी, ये रियर की अगर डेफिनेशन भी रियर होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है कि आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के अगेंस्ट और उनकी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपकी करेंसी कैसी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो आप अपनी करेंसी को जितना वीक रखते हैं उतनी ज़्यादा लोकल कंपनीज कंपेरेटिव हो जाती हैं। तो हमने 80s में देखा कि भाई 84 से लेके 91 तक जब पाकिस्तान की करेंसी कॉन्स्टेंटली डी वैल्यू होकर 200 से 112 तक आ गई, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्रॉम 8% ऑफ GDP टू 14% ऑफ GDP हो गई। तो एक सिग्निफिकेंट जंप 6-7 साल में, इकॉनमी भी ग्रो हो रही थी और एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो है वो एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जा रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर यही हुआ है कि 2002 में पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो ट्रेड बैलेंस हो गया था। मतलब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन 2002 वर इक्वल। और उसके बाद से हमने यही देखा है, उसके बाद से पिछले 20 साल में देयर हैव बीन राउंड्स ऑफ डिवैल्यूएशन, बट जनरली पाकिस्तान की करेंसी जो है वो गवर्नमेंट ने या जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है। और आपने 2013 से 17 तक देखा कि जो है वो रियर जो है वो कुछ 100 से 130 के आसपास आ गया, और वो होने की वजह से सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई जो आपकी एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP है। अब क्या हुआ है, अब क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा डेट एक्यूमुलेट कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जो है वो डेड हो गई, तो अब क्या हुआ है कि अब ये रियर जो है कोई 88-91 के आसपास आ गया। लास्ट नंबर जो था वो 88 था, उसके बाद और डिवैल्यूएशन हुई है, तो अब ये अब करेंसी जो है वो और थोड़ी सी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई है। जब जनरली करेंसी वीक हो जाती है तो लोकल कंपनीज कंपेरेटिव हो जाती हैं अगेंस्ट इंपोर्ट्स, और लोकल कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपेरेटिव हो जाती हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता, ये एग्रीकल्चर में भी हो जाता है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तानी शुगर जो है वो बनी सस्ती है और इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है। आप अगर देखेंगे 2000 से 2008-10 तक, जब तक पाकिस्तान की करेंसी एक रीजनेबल लेवल पे थी, तो फूड एक्सपोर्ट्स भी बहुत स्पीड से बढ़ रही थी। पिछले साल सैडली हुआ ये है कि इवन दो डीवैल्यूएशन होने के बाद करेंसी तो कंपेरेटिव हो गई, लेकिन साथ में मशीनरी इंपोर्ट्स भी बैन हुई थी। तो जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान की गारमेंट की एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी लास्ट ईयर कोई 40% से बढ़ गई, और पाकिस्तान की जो फुटवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई 35% से बढ़ गई। मतलब हम 2 साल पहले कोई 16 मिलियन पेयर्स ऑफ जूते एक्सपोर्ट करते थे, इस साल हमने कोई 25-26 मिलियन पेयर्स ऑफ जूते एक्सपोर्ट किए हैं। गारमेंट्स में भी यही हुआ है। और अब जैसे जैसे करेंसी और वीक होती जाएगी या हो गई है ऑलरेडी, तो जो है वो एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा जो है वो कंपेरेटिव हो जाएंगी। और एक तो देखें ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, दूसरा ये हो जाता है कि जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जो लोकली भी बेच रहे होते हैं वो इंपोर्ट्स के अगेंस्ट ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाते हैं और वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके डॉलर्स जो हैं वो वहाँ भी बचना शुरू हो जाते हैं। तो मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं करेंसी डीवैल्यूएशन के, और कंपनीज़ को जो है वो जनरली फ़ायदा हो जाता है। इस वक्त जो ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है वो आप समझ लें, एक मेंढक वाले एक्सपेरिमेंट का आपने सुना होगा कि अगर पानी में जो है वो मेंढक है और आहिस्ता आहिस्ता पानी को गर्म करें तो मेंढक जो है वो पानी से कूद के बाहर नहीं निकलता। अभी इस वक्त क्या हुआ है कि क्योंकि आपने बहुत टाइम पानी गर्म किया नहीं, तो आपने अचानक से जो है वो एडजस्टमेंट की है और उसकी वजह से वो मेंढक कूद के बाहर आ गया है इस वक्त। तो अभी इस वक्त मेजरली ये हुआ है कि ये जो एडजस्टमेंट्स आहिस्ता होनी चाहिए थी और आहिस्ता इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए थी और आहिस्ता करेंसी को वीक रखना चाहिए था, उसकी जगह पूरी चीज़ एक साथ पिछले 1-2 साल में करनी पड़ी है। उसकी वजह से जो है वो जो अभी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक वजह ये है कि हमने करेंसी बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी। दूसरी वजह ये है कि हम करेंसी छापते हैं बहुत ज़्यादा हर साल। दूसरा मसला ये है, सही है, अभी कुछ M2 ग्रोथ कुछ मनी सप्लाई नीचे आनी शुरू हुई है पिछले 2-3 महीने से, पर जनरली हम बहुत ज़्यादा नोट छापते हैं, तो हम रुपए बहुत ज़्यादा छापते हैं और हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो इट्स टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान में। और ये वैसे जो पैसा हम छापते हैं वो इज़ द रियल बेनिफिशियरी ऑफ ये जो इतना पैसा मार्केट में आ जाता है, वो इज़ गेटिंग दैट मनी?
देखें जनरली तो यही होता है कि आपने अगर पिछले 20 साल देखे हों तो आप देखते हैं कि इसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। और देखें ये हो यही रहा है कि गवर्नमेंट पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करती है और गवर्नमेंट का जो है वो रेवेन्यू बहुत कम है। आपने बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट रखे हुए हैं फ्रॉम एनी टैक्सेशन। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन पे बहुत टाइम तक इनकम पे टैक्स नहीं था। सही है, एक आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई सेल्स पे तो टैक्स है। हम तो ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि जो जितने पैसे कमाता है उसके ऊपर एक टैक्स की परसेंटेज लगनी चाहिए कि भाई अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए तो आपको एक टैक्स की परसेंटेज लगनी चाहिए, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो पूरे मुल्क में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसके लिए। तो एग्री जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो 25 से 30% ऑफ जीडीपी है, वो हार्डली कुछ कंट्रीब्यूट करता है। फिर सर्विसेज वाली बहुत सारी फर्म्स हैं, ये ट्रेडर्स जितने हैं या इंपोर्टर्स जितने हैं ये बहुत कम टैक्स पे करते हैं, दुकानें बहुत कम टैक्स पे करती हैं। फिर जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा हुआ है टैक्स से, जिसकी वजह से गैप आ जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, और फिर उसको फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान को बोरो करना पड़ता है। तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके लिए नोट प्रिंट होता है। तो जब नोट प्रिंट होते हैं तो आपकी और मेरी जेब में जो रुपए रखे हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपके और मेरे पास पैसे रखे हैं और कोई और प्रिंटिंग प्रेस से वही चीज़ छाप रहा है, हमने मेहनत करके कमाए और कोई और जो है वो नोट जो है एक प्रेस में छापे जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम रहा है। तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो सही करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है ओवर द लास्ट 6 to 8 months या ईयर, या सही करने की कोशिश नहीं की है, मजबूरी में हो गई हैं। एक तो ये हुआ है कि आपकी करेंसी जो है वो वीक हो गई है। तो आपकी करेंसी वीक होने से आप पाकिस्तान में जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई हैं कंपेयर टू 2 साल पहले वो कितनी कंपेरेटिव थी। या अगर हम टर्निंग पॉइंट देखें तो 2017 में रियर हाईएस्ट था, 2017 अप्रैल में। तो 2017 अप्रैल से लेके अभी तक आपकी करेंसी काफ़ी जो है वो वीक हो गई है और फर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गई हैं। एक जो गारंटी है पाकिस्तान में किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी को भी अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है उसके लिए, वो ये है कि देखें 5 लाख बच्चे हर महीने 18 साल के हो रहे हैं और वर्कफोर्स में एंटर हो रहे हैं, जिसमें से अगर आप 20% भी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रखें तो आपको पता है 3 लाख लोग हर महीने वर्कफोर्स में एंटर हो रहे हैं, जिसमें से सैडली हमने आधों को जो है वो कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी है। तो अगर 3 लाख लोग अगर वर्कफोर्स में हर महीने एंटर हो रहे हैं तो एक गारंटी और वो है सस्ती लेबर। तो वही यूज़ करके अगर करेंसी एक सही जगह पर हो, फेयरली वैल्यूड हो, या एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि चाइनीज़ और वियतनामीज़ और थाईलैंड ने इन लोगों ने अपनी करेंसी को बहुत अरसे तक जहाँ होनी चाहिए वहाँ से वीक रखा है। तो पाकिस्तान को भी शायद अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा वीक रखना होगा। 94 में चाइना में ये हो गया था कि भाई एक बहुत ही वीक लेवल पे वो अपनी करेंसी को ले आए और फिर उनका करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ता रहा और उन्होंने अपनी करेंसी को फिर भी वीक ही रखा। आप ब्राज़ील में देखें तो ब्राज़ील में भी यही हुआ है कि ब्राज़ील में ये 2010 के बाद स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपनी करेंसी वीक की है और अभी आप उनके अगर महीने के ट्रेड सरप्लसेस देखें तो वो $10 बिलियन का महीने का ट्रेड सरप्लस करते हैं। हम हर महीने $2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करते हैं। अभी हमने अगर आप PBS का कस्टम का डेटा देखें तो आप देखेंगे हमने इस महीने को $2.1 बिलियन जो हमने बाहर सामान बेचा है, हमने मंगवाया उससे $2.25 बिलियन का ज़्यादा है। तो हमें ये प्रॉब्लम फिक्स करना है। ये प्रॉब्लम फिक्स ऐसे होगा कि आप जब अपनी करेंसी को वीक रखेंगे तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाएंगे। और दूसरा इट्स हिटिंग द बिजनेस एज वेल ना, आप LCs नहीं खोल सकते, आपका चीज़ें बाहर से आ नहीं सकती, पिछले आपका पूरे बिजनेस स्टक हुआ है और आप क्योंकि बिजनेस नहीं कर सकते तो ये मजबूरी भी होगी कि आपको लोकल उसमें कोई उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है कि आप किस तरह कर सकते हैं। पिछले पूरे साल में ये भी एक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ इम्पैक्ट की है कि इंडिया ने कोई $16.7 बिलियन की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट की है, जिसमें टेलीविजन्स वगैरह काफ़ी थे और आपने पाकिस्तान में जितने टेलीविज़न की फैक्ट्रीज थी आपने बंद कर दी। तो उनके तो सिर्फ वो फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई, उनके साथ जो बहुत छोटे बहुत सारे पार्ट सप्लाई डेवलप हो गए थे उसमें से कुछ बंद हो गए, कुछ हैं अभी तक। तो आपने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो डैमेज कर दी क्योंकि आपको बैन्स करने पड़े, क्योंकि आप एक बिल्कुल कंप्लीट नोट चाप के क्राइसिस सिचुएशन में आ गए। लेकिन अब जो है अब लग रहा है कि अब सिचुएशन जो है वो पिछले 3-4 महीने से काफ़ी इंप्रूव होना शुरू हो गई। एटलीस्ट 2-3 महीने से जब से ये इंपोर्ट बैन्स काफ़ी कम हो गए हैं और अब स्मूथ बिजनेस हो पा रहा है। सही है, उसका इम्पैक्ट आपको शहरों में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पीछे से नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं। शहरों में तो लोग डॉलर देख रहे हैं कि डॉलर कहाँ से मिलेगा। अब देखें, होता यही है कि पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन तकरीबन का ताल्लुक रूरल एरियाज से,
और रूरल एरियाज़ में इनकम जो है वो डॉलर बढ़ने के साथ साथ हर क्रॉप के बाद एडजस्ट होती जाती है। जैसे आपने अगर अभी वीट क्रॉप देखी हो मार्च अप्रैल वाली, तो प्राइस बढ़ चुकी थी डॉलर के साथ। अगर आप नेक्स्ट शुगर केन की क्रॉप देखेंगे तो नेक्स्ट शुगर केन की क्रॉप जितनी चीनी की प्राइस ऊपर हो गई है तो नेक्स्ट शुगर केन की क्रॉप भी काफ़ी ऊपर कटेगी। तो फार्मर्स की इनकम फ़ौरन एडजस्ट हो जाती है। शहरों में होता क्या है कि शहर में लोग नौकरियां करते हैं और उनकी इनकम जो है वो बहुत आराम से एडजस्ट होती है। तो शहरों में तकलीफ़ ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में है तकलीफ़ पिछली दफ़ा के फ्लड्स की वजह से, बट रूरल इनकम पाकिस्तान में जनरली जो है वो एडजस्ट हो जाती है। वो अभी आपने जो सीमेंट के नंबर्स देखे होंगे, जी जी, तो सीमेंट में जो डिमांड ग्रोथ आई है तो आपको उससे नज़र आएगा कि जो है वो डिमांड तो वापस आनी शुरू हो गई है। तो वो डिमांड ऐसे ही आ रही है कि जिन जगहों पे इनकम्स एडजस्ट हो गई हैं डॉलर के हिसाब से, जहाँ पे कंपनीज और कंपेरेटिव हो गई हैं, जैसे कोई फार्मर है तो वो अब ज़्यादा कंपेरेटिव हो गया है कंपेयर टू इम्पोर्टेड वही प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आउटपुट आप देखेंगे इस साल इंशाल्लाह जो है वो एग्री आउटपुट भी ज़्यादा होगा, इस साल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा, इस साल एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एटलीस्ट इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। और मेरे ख्याल में शहरों में क्योंकि लोग टैक्स भी देते हैं, कमाते ज़्यादा है, देते ज़्यादा है, बचता कम है, तो हिट ज़्यादा पड़ती है। रूरल में तो टैक्स ही नहीं है, आप कमा ये भी भी एक बहुत बड़ा एप्रिशिएटेड वैल्यू पे आपको वैसे ही चीज़ें मिल जाती हैं, ऑन टॉप ऑफ इट आपको फुली मिल रही हैं, तो सॉर्ट ऑफ यू आर इन ए लेस बर्डन देन जो पीपल उसमें। और प्लस हम क्योंकि शहरों को ही ज़्यादा हम देखते हैं कि पैनिक में क्या है, तो वो एक जो सबसेट ऑफ द पीपल है जिसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो उस तरह की है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में भी है एंड यू कैन सी लाइक ए पॉजिटिव साइड ऑफ दिस थिंग एज वेल। और क्योंकि हमें तो टीवी पे यही बताया जाता है कि रुपया ऊपर चला गया और ये हो गया वो हो गया, तो देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए डार्क साइड। सो देयर इज़ स्टिल समथिंग विच इज़ पॉजिटिव फॉर द कंट्री, मे बी इट विल टेक सम टाइम, ये रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन दीज मैन्युफैक्चरिंग और ये, क्योंकि मैंने पहले देखा था 4-5 साल पहले ख़ास तौर पे टेक्सटाइल पे ये बड़ा हो गया था कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे थे और उसको रियल स्टेट में कन्वर्ट करके उस पर ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। सो देयर वाज ए परसेप्शन कि वाई यू आर बेसिकली मेकिंग ए बिजनेस व्हेन यू कैन बेसिकली अर्न थ्रू बाय सेलिंग ए प्लॉट एज वेल, और वो शायद थोड़ा सा रिवर्स उसमें आ गया। देखें अब एक और चीज़ भी होती है कि देखें 20 साल से इंसेंटिव स्ट्रक्चर एक तरह का है कि भाई करेंसी स्ट्रॉन्ग है, या चलें 20 साल से तो करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीच में एक 3-4-5 साल का 2013 से 2017 तक का एक फ़ेज़ तो कंफर्म आया है जिसके अंदर करेंसी आपकी जहाँ होनी चाहिए उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा महंगी थी। अब उन फेजेस की वजह से इकॉनमी के अंदर हुआ ये है कि इकॉनमी एक तरीके से पोजीशनड है, तो सारे लोग भी उस तरीके से पोजीशनड हैं। जब आप करेंसी स्ट्रॉन्ग रखते हो, आप ट्रेडिंग को प्रमोट करते हो, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करते हो, आप इंपोर्ट करा के चीज़ें बेचने को प्रमोट करते हो। तो जब इकॉनमी एक तरीके से पोजीशनड है और अब आप अचानक से जो है वो टैप को गर्म करके और अचानक से इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करो तो लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि लोग उस तरीके से पोजीशन नहीं है। अब ये जो गारमेंट्स में हुआ है, अब ये बहुत छोटा है, 10% पाकिस्तान की 10-12% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है गारमेंट्स की एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। अब वो 10-12% लोग ही उस तरह पोजीशन है ना, बाकी लोग तो नहीं है उस तरीके से पोजीशन। अब एग्रीकल्चर वाली साइड आपकी पोजीशन है उस तरीके से, क्योंकि भाई डिवैल्यूएशन भी होगी तो वो जो है वो उसका बेनिफिट उठा लेंगे। लेकिन क्योंकि अब इकॉनमी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से पोजीशन होगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पूरी इकॉनमी एक मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाए, जिसके अंदर भी अभी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपका पावर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा है कंपनीज़ के लिए। तो अभी इस वक्त जो एक ऑप्शन रह गया सिर्फ वो ये रह गया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव है, अभी सिर्फ वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। जो थोड़े पावर इंटेंसिव है वहाँ पे थोड़े से और मसाइल क्रिएट हो गए हैं। लेकिन डीवैल्यूएशन से फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो समझ लें आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ने उसको पार्शियली जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर दिया है इम्पैक्ट को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही हो जाएंगी और चीज़ें हमेशा सही हो जाती हैं। ये वाली जो चेंज अभी हम देख रहे हैं, कैन वी से दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ए गुड फिक्स? ये कोई शॉर्ट फिक्स तो नहीं है कि बस ये थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद फिर हम उसी तरह की इम्पोर्ट लेड और उस तरह के भी उसमें आ जाएंगे? देखें वो बात यही है कि अब ना पाकिस्तान ने जितना डेट एक्यूमुलेट कर लिया है तो शायद पाकिस्तान के पास अब जगह नहीं है और डेट लेने की। प्लस फिर ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस भी कुछ इस तरह की हो गई हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और खुले पैसे इस तरह मिल नहीं रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान को अपनी मजबूरी में जो है वो करेंसी को वीक रखना पड़ेगा। देखिए पॉलिसी मेकर्स हमेशा कोशिश करते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी नहीं, गवर्नमेंट एटलीस्ट पॉलिटिकली लेड हमेशा कोशिश करते हैं कोई शॉर्ट टर्म फिक्स मिल जाए, हम अगला इलेक्शन जीत जाए, और उसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पिछले 20 साल में जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो ज़्यादातर अगला इलेक्शन जीतने के लिए क्रिएट हुए हैं कि भाई क्योंकि अगला इलेक्शन जीतना है तो अच्छा चलो करेंसी को स्ट्रॉन्ग रख लो ताकि इन्फ्लेशन नहीं हो, ताकि हम इलेक्शन में बोल सकें
और फिर भी ये हुआ है कि हर गवर्नमेंट ये करने के बावजूद इलेक्शन हारी है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी 10 साल के लिए रह जाए, या नवाज लीग थी। अब सही है, वो इलेक्शन के पीछे ये भी कह सकते हैं कि दूसरी चीज़ें हो रही थी जिनकी वजह से वो इलेक्शन हार जाते थे, लेकिन कोई भी पार्टी दूसरा टेन्योर नहीं ले सकी है इकोनॉमी को बहुत शदीद डैमेज करने के बाद, ताकि दूसरे नेक्स्ट जो आए उसको संभालना पड़े। सब ने वही चीज़ें की हैं, और उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ है कभी कि भाई नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की है। हर पार्टी जो भी टीवी पे आती है वो अपने स्टैट्स को अच्छी ग्लोरीफाई करके यही दिखाते हैं कि हमारे दौर में ये सारी चीज़ें सही थी, अब ख़राब हो गई है। जो नए वाले आते हैं वो पिछले 5 साल से कंपेयर करते हैं कि उन्होंने ख़राब हालत में दी थी, तो सर वो जो एक मीम है ना कि ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं और मेरा ख्याल है वो मीम जो है ना वो बहुत अच्छी फिट होती है। हाँ चले गुड। नहीं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो एक पैनिक है, रादर देन पीपल लुकिंग एट दी अपॉर्चुनिटीज़, जो एक नेगेटिव साइड ये बन रही है कि एक अनसर्टेनिटी तो है एक पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, बट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जिस तरह आपकी मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करें एंड आप ग्राउंड पे बैठे हुए ये चीज़ें देख रहे हैं, और शायद लोगों को अभी हमारी बातें नहीं समझ आ रही है, शायद 1-2 साल बाद उनको समझ आएंगी कि ये कुछ चीज़ पॉजिटिव हो रही थी, बट पीपल आर नॉट लुकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रुपया 300 रुपये का हो गया, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आप एक्स पैसे लगा कर डॉलर में ज़्यादा दे रहे हैं, आपको उसके ROI पे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, रादर दैन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज वेल कि हाउ यू कैन बेसिकली गेट यूज़। और हमें क्योंकि पाकिस्तान का पता है, हमें ग्राउंड लेवल की चीज़ों का पता है, शायद हम बेहतर प्लेस्ड हैं कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए जिससे बेहतरी आ सकती है, रादर दैन गेटिंग द पैनिक एंड गेटिंग आउटसाइड द कंट्री। तो इसमें जो लोग बाहर जा रहे हैं और पैनिक में जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या वैसे होगा? सर देखें, मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल ना सब ने मुश्किल गुजारे हैं, एंड आई थिंक सबकी पर्सनल चॉइस है बाहर जाना या रह जाना। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है बड़ी बात मैं भी नहीं करता, कुछ नहीं पता होता, बट देखें होता क्या है बाहर लोग जाने से। मेरी जो यूनिवर्सिटी की क्लास है उसमें से अगर मैं देखूं तो बहुत ही कोई चंद लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, एंड जितने लोग बाहर गए दे हैव आल्सो डन वेल फॉर देमसेल्व्स। इससे होता क्या है जनरली कि आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में देखें तो आपको टैलेंट नहीं मिल रहा होता, तो वो जो लोग रह जाते हैं उनके लिए एक खाली मैदान जो है वो खुला मिल जाता है। नॉट सेइंग कि ये जो खाली मैदान है पाकिस्तान में इसमें जो है वो चैलेंजेस नहीं हैं, ज़ाहिर है शायद किसी और मुल्क से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, हर फैक्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में एक पावर कंपनी भी होती है। सही, मतलब हमने देखना है कि के इलेक्ट्रिक से बिजली आ रही है या नहीं, हमारा एक सोलर का सेटअप भी होना ज़रूरी है और एक डीजल से भी बिजली बनानी है। तो एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी चला रहे हैं, एक आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम स्पेंड करना है कि भाई हमारी बिजली कैसे बनेगी जब बिजली के इलेक्ट्रिक से नहीं आएगी या महंगी आएगी। तो सही है, तो चैलेंजेस भी हैं एडिशनल, लेकिन फिर होता क्या है कि आपको पता होता है आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो आपके पास जनरली बहुत कम कंपेटिटर्स होते हैं हर स्पेस में। अभी ये फाइनेंस वाली स्पेस में ही अगर हम देख लें तो रिसर्च एनालिस्ट ही नहीं बचे इंडस्ट्री में। मेरे ग्रुप में मेरे साथ जिन लोगों ने स्टार्ट किया था कोई 1-2 हैं जो रह गए हैं, बाकी जो 10-12 मेरे इंडस्ट्री के दोस्त बने थे ओवर 10 ईयर्स वो सब बाहर जा चुके हैं। कोई अबू धाबी में, कोई रियाद में, कोई दुबई में। नहीं, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया की PR ली, ठीक है, और मैंने फैमिली रीज़न की वजह से मैंने नहीं ऑप्ट किया। मेरे बच्चे हो गए थे, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर माशाल्लाह ट्विंस थे, तो मेरे से नहीं समझ आया कि मैं बाहर मैनेज नहीं कर सकता, तो लेट मी स्टे हेयर, थोड़ा टाइम हम बच्चों को देंगे फिर करेंगे। अच्छा, जब मैं ये डिसीजन लेके बैठा कि मैंने नहीं जाना, दैन आई थॉट कि यार मैंने क्योंकि जाना ही बाहर है तो वाई नॉट आई शुड ट्राई टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, ठीक है। तो मेरे पास रिस्क क्या था ना, जाना तो मैंने था ही बाहर, ये मैंने माइंड बनाया हुआ था, तो वो एक रिस्क टेकिंग जो फैक्टर था ना वो उसी से ऑफसेट हो गया कि भाई तुमने जाना ही बाहर है तो 6 महीने ट्राई करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल ऐसा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं अभी इसी तरह नहीं बार के मुहब्बे वतन होकर, ये मैं बात कर रहा हूँ जब नया पाकिस्तान बना था, ठीक है, कि मैंने ये डिसीजन लेकर इधर बैठा था एंड थिंग्स वर नॉट फाइन, यानी कि उस वक्त भी IMF के पास जाना है नहीं जाना। और आपको अभी याद हो 105 से डॉलर 125 पे चला गया था, जब मुझे मेरी ग्रेजुएटी मिली थी 125 पे थी, विद इन 2 मंथ्स 146 पे चला गया, विद इन 2 मंथ्स 165 पे चला गया। और इधर हम रो रहे थे कि यार ये क्या हो गया ना, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन उधर क्योंकि मैं IT कंपनी में काम करता था, मैंने फिर IT सर्विसेज स्टार्ट की, ऑल ऑफ ए सडन आई रियलाइज़ यार ये तो मैं जिस लेवल पे पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम कर रहा था एज ए बिज़नेस, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं जो पहली असाइनमेंट थी जो मैंने की थी, आपको पता है कि मैंने 8 महीने की सैलरी के जितना 5 दिन का रेवेन्यू कमाया था। एंड आई वाज सरप्राइज़ कि यार ये चीज़, और मैंने रिस्क इसीलिए नहीं लिया था कि मैं कोई बहुत अच्छा या मैं कोई वो कर लूँगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि
वो जो एक 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 मेरा बाहर का पीआर था, आई बेसिकली यूज़ दिस एज ए हैज टू बेसिकली स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। और मैं बताता इसीलिए बार बार हूँ कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, और मैं कोई जो मुझे जानते हैं, मेरे पास कोई इतना मैनेजरियल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें डिलीवर की। एक बहुत ही नॉर्मल एक ऐसा बंदा जिससे 13 साल पे इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक टूल के ऊपर काम किया, और उसी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को लेकर उसी स्टार्टअप में डिफरेंट स्टैक के ऊपर काम किया, और उसी से उसने रेवेन्यू जनरेट किया। ये सरमाया का सारा प्लेटफॉर्म उसी के रेवेन्यू जनरेटेड से है। इस प्रॉब्लम को अभी मैंने इतना समझ लिया कि यार ये बड़ा अच्छा है, इन्फॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब ये जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट थी अभी, मैं वही ही कह रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता और बाहर जाकर मैं रेमिटेंस देता, तो वो कितनी रेमिटेंस मैं दे सकता था 4 बंदों की फैमिली के साथ। मैंने पिछले 4 साल में कोई 8 फिगर के अंदर एज ए कंपनी डायरेक्ट टैक्स दिया है, लोगों की सैलरी का इनडायरेक्ट टैक्स मैंने गवर्नमेंट को सबमिट कराया है, इवन मैंने रीबेट भी लिया है कि मेरा जो स्टार्टअप का टैक्स था वो था, और गवर्नमेंट ने दिया भी अच्छे टाइम पे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इम्पैक्ट मेरे एक बंदे का इधर रहने का था, और वो मैं बाहर भी जाके बड़ी अच्छी जॉब कर सकता, जो नॉर्मली अभी सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के अब तो और ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। जब मैंने किया था 105 का डॉलर था, अब 300 का डॉलर हो गया, ठीक है। तो रादर दैन थिंकिंग कि यार 300 का डॉलर हो गया और तो मैं डॉलर में एज ए जॉब कर लूँ, वाई आई एम नॉट थिंकिंग एज। और मुझे समझ आती है कि आईटी में रहकर ना देयर इज़ ए लेस रिस्क, यानी आप एक बंदा भी सेल कर देना, आप 5 बंदों की टीम सेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो गया ना कि पीपल हु आर लीविंग दे आर थिंकिंग कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर ली। उनको ये समझ नहीं आ रही है मैक्रो लेवल पे आपकी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है विच यू नीड टू कैश आउट एज ए बिज़नेस, नॉट एज ए रिसोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान में रहें और उसी तरह जॉब करते रहें, 4 लाख की सैलरी पे 70,000 रुपये का टैक्स दें, फिर पेट्रोल पे जाएँ तो 60 रुपये का, डीजल पे एक और पीडीएल भी दे दें, आप उसका टैक्स भी दें, फिर घर में बिल आएगा तो उस पर भी टैक्स दे दें, और आप इधर ही रहें क्योंकि मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मैं इस पूरी अपॉर्चुनिटी को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्क लें। जितना आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चले आप अप्लाई भी कर दें, चले आप मेरी ही जर्नी को पकड़ दें कि आपका पीआर लग भी गया है, व्हाट इज़ द रिस्क कि 6 महीने बाद मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। इधर जाके ना मुझे एक और मेरे एक दोस्त नहीं थे बल्कि किसी ने वही मुजम्मिल के पॉडकास्ट में ना किसी ने देखा मैं स्टार्टअप इसी तरह स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड ही कॉल्ड मी कि यार मैंने स्टार्टअप पे ना एक लास्ट माइल डिलीवरी की ऐप बनानी है। उस लास्ट माइल डिलीवरी की ऐप है ना मैंने इतना कर लिया और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, आप ही स्टार्टअप कर रहे हैं। मैंने वैसे पूछा आपका बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड है जी मैं क्लाउड पे काम करता हूँ। तो मैंने कहा क्लाउड पे काम करते हो तो क्लाउड की सर्विसेज क्यों नहीं देते हो? ठीक है, तो क्लाउड की सर्विसेज पे पता चला नहीं सर मैंने अभी ओमान को ना $10,000 की सर्विसेज दी हैं, 2-3 हफ्ते में मैंने कर ली। अब मैं लास्ट माइल ऐप, तो पाकिस्तान में क्या है ना, जिसके पास पैसे आते हैं, जिसके पास आइडिया होता है, वो अपनी डोमेन से हट के जाता है। आप अगर आईटी के अंदर 15 साल में उसी डोमेन पे रहे, आप अपना छोटा सा उसी डोमेन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपने बड़ी जंप नहीं लगानी। यहाँ पे लोग क्या होता है ना, स्टार्टअप करके एक बहुत बड़ा सेटअप करेंगे क्योंकि उन्होंने दिखाना है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और अपना कर रहा हूँ, और फिर लोगों की सैलरीज बोनस आते हैं उस पर और डिप्रेस हो जाते हैं। तो द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑन टॉप ऑफ इट, मीडिया में इतना नेगेटिविटी है, पीपल आर बेसिकली हियरिंग ऑल द नेगेटिव स्टफ, फिर पॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह के ऊपर है, एंड दे आर बेसिकली गेटिंग आउट ऑफ द कंट्री। तो मेरे ख्याल में पीपल नीड टू रियलाइज़ कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है विद दे नीड टू बेसिकली टेक, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें ये सोचना यार मुल्क को हम, और सर बेनिफिट्स देखें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको आईटी पे कितना टैक्स देना पड़ेगा आज? 0.5%, 0.25 या इस तरह भी। तो आप तो उल्टा बाहर वाले मुल्क जा रहे हैं 45-50% का टैक्स भी देंगे, और फिर आपके पास बचता क्या? अभी रेमिटेंस भी देखे डिप क्यों आई है, क्योंकि वहाँ भी महंगाई है इतनी। ये तो नहीं है कि यहाँ पे ही मसले हैं। तो इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हम एज एन इंडिविजुअल भी मिस कर लेते हैं कंट्री में? देखिए, पहले तो आपने वो टीवी वाली बात की, मेरा ख्याल है टीवी पे या कोई भी न्यूज़ चैनल देखने से पहले आई थिंक सबको ये सोच लेना चाहिए कि भाई ये भी एक बिज़नेस है, और ये जितना ज़्यादा सनसनीखेज करेंगे उस कंटेंट को और जितने ज़्यादा मसले बताएंगे, रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा एड्स लगेंगे। अभी मैं भी एक छोटा सा ट्विटर पेज अपना जो है वो ट्वीट्स कर रहा होता हूँ, तो मैंने जनरली यही देखा है कि भाई अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ ना तो उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं। अब उनका तो बिज़नेस चलता है इसके ऊपर कि आप जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात करोगे उतनी ज़्यादा जो है वो लोग उस बात को देखेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ वायरल होने के चांस होंगे, उतना ज़्यादा ऐड रेवेन्यू होगा। तो टीवी देखते हुए थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई टीवी उनका तो काम है ना कि जो है वो उनका काम नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, लेकिन जब कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में बताया जाता है तो
तो लोग ज़्यादा देखते हैं उसको, जबकि कोई अच्छी चीज़ बताई जाती है तो वो ज़्यादा नहीं देखी जाती। और ये हुआ इसीलिए है क्योंकि इंसान ने इस तरह इवॉल्व किया है कि अगर 2000 साल पहले कोई बुरी खबर सुनते थे, आपके शेर आ गया तो बंदा मरता था। अच्छी खबर का कभी इतना इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर नहीं रहा है जितना किसी बुरी खबर का रहा है, क्योंकि बुरी खबर 1000 या 2000 ईयर्स अगो मेंट डेथ, जिसकी वजह से इंसान अभी तक उसी तरीके से ट्यून्ड है कि भाई अगर बुरी खबर आई है ना तो उसको सुनो क्या हो रहा है। तो हाँ, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है और छोटे छोटे पॉकेट्स में सबको अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स लगाए लिए हैं। अभी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमने पिछले 2 साल में कुछ हमारे कस्टमर्स थे, जैसे फर्स्ट करें एक कस्टमर था जो एक प्रोडक्ट को चाइना से मंगा के और असेंबल करता था। मतलब प्लास्टिक पार्ट चाइना से आता था, मेटल पार्ट चाइना से आता था, वायर चाइना से आती थी, बॉक्स चाइना से आता था, पीस यहाँ आता था और वो यहाँ असेंबल, इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आती थी, वो यहाँ असेंबल होती थी और प्रोडक्ट बिक जाता था। पिछले 1-2 साल के अंदर हुआ ये है कि वो प्लास्टिक पार्ट अब यहाँ बन रहे हैं, मेटल पार्ट यहाँ बन रहे हैं, तार एक लोकल कंपनी बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम बना रहे हैं, डब्बा एक लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहा है, और जो 100 रुपये की उस वक्त इंपोर्ट होती थी वो अब 50 रुपये की, $100 की जो इंपोर्ट होती थी वो अब $50 की होती है। अब हुआ यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इकॉनमी पोजीशन एक तरीके से है, तो वो पोजीशनिंग चेंज होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो आप जो अपॉर्चुनिटी वाली बात कर रहे हैं मैं उससे अग्री करता हूँ, और पाकिस्तान में हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और एक तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इकॉनमी दे रहा है, और एक अपॉर्चुनिटीज़ वो हैं कि जो लोग बाहर चले गए हैं उनकी वजह से अगर आपको कोई का काम आता है तो उस काम का पूरा बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, क्योंकि अब लोग कम रह गए हैं। तो आपका अगर एक स्किल सेट है, आप देखेंगे आसपास दूसरे लोगों का वो स्किल सेट नहीं है, आप किसी और मुल्क में जाते हैं, जो मुल्क उन सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आप वहाँ जाएंगे तो वो स्पेस कंपेरेटिव होगी। मतलब यहाँ पे रह गए, यू कैन बी वेरी एवरेज एंड बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, एंड इवन गेटिंग आउट ऑफ द कंट्री इज़ नॉट दैट बैड। अगर आप उसको बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखें, जितने ही डॉलर के रेट कम होने की वजह से आप कंपेटिटिव ग्लोबली हो चुके हैं। बिल्कुल वही बंदा जो आपको इंडिया से सस्ता पहले मिलता था, पाकिस्तान से उससे भी आधी कीमत पे मिलता है, और वही किसी मुल्क में जो आप एज ए जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसको एज ए बिज़नेस समझें कि यही जो जॉब मैं एज ए कर रहा हूँ, मैं किस तरह इसी पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट 3 बंदे पाकिस्तानी करूँ और इसी सैलरी में कर दूँ, तो देयर इज़ ए मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल। और पाकिस्तान में होने के अभी 1-2 कंपनीज ऐसी हैं, $1 बिलियन कंपनीज हैं बाहर में, काम सारा बाहर कर रही हैं, रिसोर्स किधर बैठा हुआ है यहाँ पे, ऑपरेशंस कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ से। तो आइडिया क्या है, और वो काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ से रैपअप तो नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों करेंगे भाई, आपका डॉलर की वजह से सस्ते रेट मिले हुए हैं, इतनी पॉलिटिकल क्राइसिस, इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई डिस्ट्रप्शन उनकी सर्विस में नहीं आई है, तो वो क्यों यहाँ से जाएंगे। और यही चीज़ ना लोगों को समझनी चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट के ओनली गिविंग ए रेमिटेंस इज समथिंग, और रेमिटेंस भी को सोच समझ के थोड़ी देता, सॉरी आज मुल्क में थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये मेरी तरफ से $500 मुल्क को, वो तो अम्मा अब्बा को चाहिए होते हैं, तो हम चाहिए होते हैं। तो और अब ऊपर से आपकी सेविंग अपनी भी, ग्लोबली भी हालात उतने सही नहीं है, जिस तरह की इन्फ्लेशन यहाँ पर है, यूएस के अंदर भी आपकी अपनी सेविंग्स कम हो रही है, और उसका इम्पैक्ट हमें रेमिटेंस पे भी हो रहा है। और ये जो गवर्नमेंट्स है ये भी बड़ी खुश हो जाती है भाई रेमिटेंस आ गई, और ये इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं कि यार रेमिटेंस इज़ समथिंग विच इज़ अवर अकॉम्प्लिशमेंट, क्योंकि इनका ट्रस्ट हम पर है। ट्रस्ट ये नहीं है, ट्रस्ट ये अम्मा अब्बा को पैसे भेज, अम्मा अब्बा के ऊपर है कि वो अम्मा अब्बा को पैसे। रेमिटेंसेस को ना एक और तरीके से सोचना चाहिए। अगर आप देखें ना कि 60s में नेदरलैंड्स में क्या हुआ था, तो वहाँ एक चीज़ को कहते हैं डच डिज़ीज़ ये थी कि वहाँ पे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज निकल आई थी। जब वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज निकल आई थी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सपोर्ट्स की वजह से वहाँ पे करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बैठ गई थी। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ने पिछले 20 साल में यही काम किया कि क्योंकि आपके पास अभी इस वक्त $2-3 बिलियन के बीच में रेमिटेंसेस आती हैं, तो वो $2 बिलियन ना आपकी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो आपकी इंडस्ट्री जितनी कंपेरेटिव हो सकती थी, अगर वो नहीं होती तो आपकी करेंसी और वीक होती, अगर करेंसी और वीक होती तो आपकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो और खड़ी हो जाती और इंडस्ट्री खड़ी हो जाती। सही बात। तो एक्चुअली ये रेमिटेंसेस जो है ना वो पाकिस्तान की डच डिजीज़ है। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि डच जो है ना वो पहले ही बहुत अमीर थे, ये गरीबों की डच डिजीज़ है रेमिटेंसेस जो है। तो मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स को इस तरह भी सोचना चाहिए, ये जो 2 बिलियन रेमिटेंसेस से आता है ना, ये आपका करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए, इतने पैसे, और आपकी करेंसी वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे ये रेमिटेंसेस शुरू ना हुई हों। ये $2 बिलियन आपको सेव करते जाना चाहिए, कोई सॉवरेन फंड बनाना चाहिए, कोई चीज़ करनी चाहिए, करेंसी आपकी वीक होनी चाहिए। हाँ,
मैं तो नॉर्वे के सॉवरेन फंड को देख रहा था, दे इन्वेस्टेड इन टेलीनॉर, दे इन्वेस्टेड इन लंदन की पूरी स्ट्रीट उनकी वो है, दे आर गेटिंग देयर रेंटल एज एन इनकम टू द कंट्री, और उनकी पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट तो ये जो इन्वेस्टमेंट है। रेमिटेंसेस के पैसे हैं ना, ये हमें जमा करने चाहिए थे। वो जमा करने की जगह ना हमने गाड़ियाँ ख़रीद ली और हमने मोटरवे बना दिए। नॉट सेइंग मोटरवे बनाना बुरा आइडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप वियतनाम देखेंगे, वियतनाम कैसा खड़ा हुआ है, तो बहुत मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत मेहनत एजुकेशन पे हुई है। लेकिन ये रेमिटेंसेस के पैसे हमने जमा करने की जगह जो है ना, हमने ज़ाया कर दिए पैसे, और वो ज़ाया भी किया और उसके अलावा और भी डेट लिया। तो जब हमने वो और भी डेट लिया तो अब हम उस मेस में हैं जिसमें हम आज हैं। चले यूसुफ भाई, ये तो हो गया ना बिज़नेस के बारे में, जिस तरह आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। देयर इज़ ए अगेन इंशाल्लाह होप एज़ वेल, एंड होपफुली जब ये लोग 3-4 साल बाद देख रहे होंगे इसको, एक बेंचमार्क रखेंगे, यार हम कोई बात कर रहे थे जिसका इम्पैक्ट उनको नज़र आया होगा। अब ज़रा हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने की थी, इनफैक्ट हमने स्पेस भी की थी कि उस पर क्या है। तो स्टॉक मार्केट को पहले तो आप समराइज़ कर देना कि आपको क्या लगता है, ये जब मुल्क के हालात में ये चेंजेस आ रही होती हैं तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे नज़र आ रहा होता है? देखें, किसी स्टॉक की प्राइस जो है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। एक होती हैं अर्निंग्स और दूसरी होती हैं कि इंटरेस्ट रेट्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन इन्वेस्टमेंट्स की। तो इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे जाते हैं तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं, इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे आते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाती हैं, और इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तो स्टॉक प्राइसेस नीचे आती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अर्निंग्स या फ्यूचर अर्निंग्स का आउटलुक जिस वक्त इम्प्रूव होता है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो अभी पिछले 5 साल में हुआ यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये लगता रहा है कि स्टॉक्स के कंपनीज जो हैं वो उनकी अर्निंग्स जो हैं नहीं आएंगी, या अर्निंग्स ख़राब होती जाएंगी, या इकोनॉमिक आउटलुक ख़राब हो रहा है तो अर्निंग्स जो हैं वो गिर जाएंगी। दूसरे एंड पे ये हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत बढ़ गए हैं 2021 से अभी तक। 6% इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट 22% हो गया, और अब दोबारा बात हो रही है कि शायद एक और रेट हाइक आ जाए करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखें, ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगे। और कंपनीज़ जो है ना पाकिस्तान में, वो दे ऑलवेज एंड अप मेकिंग मनी। ठीक, ये 400-500 जो पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज़ हैं ये लिस्टेड हैं। और हम अगर हिस्टोरिकली, जो हमने कुछ रिपोर्ट में भी अपनी जो लास्ट चेस सिक्योरिटीज़ की निकाली थी उसमें बताने की कोशिश की है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंपनीज़ रुपए में पैसे नहीं कमाती, ये कंपनीज़ डॉलर में पैसे कमाती हैं। तो रुपया अगर वीक हो जाता है तो वो 2 साल के बाद उसको एक दो साल में वो अर्निंग्स एडजस्ट हो जाती हैं और अर्निंग्स ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो कंपनी स्टॉक मार्केट में मिल रही हैं वो हिस्टोरिकली आज तक कभी इतनी सस्ती नहीं मिली। सारी कंपनीज़ ऑन एवरेज 3 से 4 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रही हैं। सही है। और अगर आप कंपनीज़ की बुक वैल्यूज़ देखें, या आप ये देखें कि ये कंपनी अगर आप नहीं लगाने के लिए जाएंगे तो कितने की लगेगी, तो बहुत सारे केसेस के अंदर अगर 100 रुपये की वो कंपनी नहीं लगेगी तो 20 रुपये की अभी मिल रही है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको सिविक जो है वो करोड़ रुपए की जगह 20 लाख रुपए की मिल जाए। तो इस वक्त कंपनी सारी स्टॉक मार्केट में इस तरीके से मिल रही हैं कि जितने की उनकी रिप्लेसमेंट की वैल्यू है कितने की नहीं लगेगी। या अगर आप देखें कि कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है तो आज कितने की मिल रही है। अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो आज पूरी कंपनी 300 से 400 रुपये की मिल रही है। एंड इन सम केसेस ये भी है कि अगर 100 रुपये कंपनी कमाती है तो कंपनी 150 रुपये की भी मिल रही है, 200 रुपये की भी मिल रही है। तो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं। और कंपनी सस्ती क्यों मिल रही है? क्योंकि सबको डर लग रहा है। सबको डर लग रहा है कि मुल्क बंद हो जाएगा, या हंगामे हो जाएंगे, या हालात ख़राब हो जाएंगे, और ये कंपनीज़ आगे पैसे नहीं कमा पाएंगी। तो पिछले 2 साल में आई थिंक कंपनीज़ ने जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अर्निंग्स तो आती रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये डर और खौफ था कि अर्निंग्स नहीं आएंगी, रेवेन्यू नहीं आएगा, नंबर्स नहीं आएंगे, अनफॉर्चुनेटली उसके बरक्स जो है फॉर्चुनेटली आपकी अर्निंग्स भी आ रही हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी की वैल्यूएशंस बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन इस पैनिक की और डर की वजह से ना काफ़ी सस्ते रेट्स पे आ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप पिछले 2-3 साल में अगर आप जून में देखें, जून में जिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो ईयर ऑन ईयर अभी तक जितने रिज़ल्ट्स आए हैं वो अर्निंग्स 45% ऊपर हैं ईयर ऑन ईयर। तो जितनी डीवैल्यूएशन हुई है वो कंपनीज़ ने जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है, और कंपनीज़ के ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। अगर आप बैंक्स के रिज़ल्ट्स देखें या आप सीमेंट्स के रिज़ल्ट्स देखें, तो या कंपनीज़ ने अर्निंग सस्टेन की हैं या अर्निंग्स जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई हैं। और आगे जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी और डिमांड रिकवर करेगी तो अर्निंग्स ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव होती जाएंगी। तो जो इस वक्त चीज़ सस्ती हैं वो है स्टॉक्स। देखिए, स्टॉक्स को ऐसे देखना चाहिए जैसे आप कोई प्लॉट लेते हैं या आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट लेते हैं। देखिए, ये आप किसी कंपनी में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। जैसे अगर आप कोई शेयर्स ले रहे हैं तो आप हिस्सेदार बन रहे हैं कंपनी के अंदर।
लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए रादर देन ये सोचें कि भाई ये एक नंबर है जो ये रोज़ सुबह हिल रहा होता है। अगर आप कोई घर ख़रीदते हैं या आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो आप उसकी रोज़ प्राइस चेक करते हैं ना। और जब आप कोई घर लेते हैं या आप कोई प्लॉट लेते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये सस्ता हो गया ना, मैं ख़रीद लेता हूँ। स्टॉक्स में सैडली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं, अच्छा स्टॉक नीचे आ गया, अच्छा चलो बेच देते हैं। स्टॉक ऊपर चला गया, अच्छा मार्केट ऊपर जा रही है तो ख़रीद लेते हैं। तो आपको ये ख़रीदने ऐसे ही हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी में अगर आपको एक अच्छी कंपनी सस्ती मिल रही है तो आपने वो कंपनी 5 साल के लिए 10 साल के लिए ख़रीदनी है और आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो आपने एक कंपनी नहीं ख़रीदनी, आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप कोई प्रोफेशनल टीम को, कोई फंड मैनेजमेंट की टीम को, जैसे कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो एक टीम होगी प्रोफेशनल जो उस पूरी चीज़ को देख रही होगी। और अगर आपके पास खुद रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप एक टीम को वो देते हैं और वो आपके लिए एक बहुत ही नॉमिनल सी 2% चार्ज करते हैं जनरली म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड चलाने के। आप बहुत ही साल के एक नॉमिनल चार्जेस के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो और फिर दूसरा ये भी होता है कि लोग जो है वो रेफ्रिजरेटर या फ़ोन लेते हुए ज़्यादा रिसर्च करते हैं और कोई स्टॉक ख़रीदते हुए कम रिसर्च करते हैं। स्टॉक को ऐसे देखना चाहिए कि अच्छा मैं ये कंपनी ख़रीद रहा हूँ पूरी, इस तरीके से सोचना चाहिए कि मैं इस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदार बनने जा रहा हूँ। तो मैं देखूँ कि भाई ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी कितने पैसे कमाएगी और ये कंपनी अभी कितने की मिल रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो देख के जो है वो, और ज़ाहिर है वो देखने के तरीके होते हैं सही। तो उसके लिए आपको उस बिज़नेस के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि कंपेरेटर कितने हैं कंपनी के, हिस्टोरिकली मार्जिन्स कैसे रहे हैं, आगे वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी डिमांड कैसी रहेगी, उसके मार्जिन्स क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ये कुछ चीज़ें इन अ वेरी वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जो आपको देख के फिर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्राइस, कि क्या ये कंपनी जितने की होनी चाहिए आपको उससे सस्ती मिल रही है या नहीं। तो अभी इस वक्त जनरली आपको पाकिस्तान में कंपनीज़ बहुत सस्ती मिल रही हैं कि अगर एक कंपनी 100 रुपये कमाती है और आपको 300 रुपये की मिल रही है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया है, श्रीलंका में भी कंपनी 7 से 9 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रही होती। पाकिस्तान में जनरली अर्निंग्स भी ग्रो करती नहीं और उस तरह का क्राइसिस नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में कंपनीज 3-4 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही हैं। फॉर ऑफ कोर्स बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये हुआ हुआ है, बट स्टॉक्स इस वक्त बहुत सस्ते हैं। नहीं ये तो और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि पीपल ना नंबर गेम समझते हैं विदाउट लुकिंग इनटू के एक्चुअली। और फिर वो हिस्ट्री के साथ एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि जो सक्सेस स्टोरीज़ है ना बहुत कम है, हैं भी तो वो आते नहीं हैं सामने। जो लॉसेस वाले हैं वो सारे सामने आ जाते हैं और लॉसेस के चक्कर में जब आपका भी लॉस हो रहा हो तो आप अपने आप को उनके साथ रेजोनेट करता हुआ देखता चाह रहे होते हैं। 1-2 लोग मैंने ऐसे देखे हैं कंपैरेटिवली उनका पोर्टफोलियो इतना बुरा नहीं था, लेकिन दे आर बेसिकली कह ये रहे हैं कि यार जुलाई में ना ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा पार्शली पॉजिटिव में आया था, बड़ी गलती होगी मेरे से, सेल कर देना चाहिए थे, अब दोबारा फॉर एग्जांपल 8% लॉस पे चल रहा है। तो वो आपको उनकी साइकोलॉजी से समझ आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये ब्रेक इवन पे आएंगे तो ये निकल जाएंगे। और जो इन्होंने टफ़ टाइम पिछला साल गुजारा हुआ है उस टफ़ टाइम का वो बेसिकली जो रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए था वो मिलेगा ही नहीं। तो ये अगर साइकोलॉजी पे देखें, सबसे पहले बंदा वो चीज़ सेल करेगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और सबसे ज़्यादा वो इस पर एक्यूमुलेट करेगा जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब मैं आपकी उस रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ, अपने मल्टीपल सेक्टर्स को टच किया था विच यू थिंक कैन बेसिकली गिव ए गुड रिटर्न एज वेल। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर एक एक को करके ज़रा थोड़ा सा बता दें, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट अंडर वैल्यूड जहाँ पे आपको पोटेंशियली बेहतर आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। देखें, एक तो जो सेक्टर आपने रिपोर्ट में कवर किया है वो है सीमेंट्स। तो अगर मैं जिस वक्त आप ये पॉडकास्ट अपलोड करेंगे मैं उस वक्त अपने ट्विटर अकाउंट पे भी जो है वो रिपोर्ट डाल दूंगा वापस, ताकि अगर किसी को साथ फॉलो करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी। तो हम जो है वो तो उस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने एक मेपल लीफ सीमेंट का चार्ट बनाया है शुरू की कुछ स्लाइडों में। और पहले हमने ये बताने की कोशिश की है कि मार्केट जो है, मार्केट और मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो एक पेंडुलम की तरह होता है। लोग देयर हैव बीन टाइम्स इन हिस्ट्री जब लोग बहुत ज़्यादा खुश और ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, और लोग अभी की तरह वाले टाइम्स भी रहे हैं जब लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक रहे हैं। तो मार्केट में जनरली स्विंग्स होते हैं जिसको हम एक पेंडुलम का स्विंग बोल रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट का टाइटल भी काइंड ऑफ का फ्रंट पेज भी रखा है कि मार्केट में लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर मार्केट में लोग एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी इस वक्त हम एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड होने के बहुत करीब हैं रादर देन बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप 2017 वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे वो टाइम था जब लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। स्टॉक्स वर ट्रेडिंग है 10, 12, 15 टाइम्स अर्निंग्स
उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं बस अब सब सही हो जाएगा, बस अब MSCI हो जाएगा तो अब जो है वो बस बहुत ज़्यादा फॉरेन फ्लो आ जाएगा और इकोनॉमी हमेशा के लिए सही रहेगी। सारा ट्रेड यहीं से होगा, CPEC की वजह से सारा ट्रेड यहीं पे होगा, चाइना समंदर बंद कर देगा और सारा ट्रेड यहाँ से होगा। तो सर लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे। जिस तरह लोग उस वक्त ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे उसी तरीके से लोग अभी ओवरली पेसिमिस्टिक है, और ये स्विंग्स होते हैं और ये बहुत नॉर्मल है। आप 2005 देखेंगे लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे, आप 2000 वाला साल देखेंगे तो आप देखेंगे लोग जो है वो ओवरली डिप्रेस 98 99 के क्राइसिस से निकलने के बाद थे। आप 95 देखेंगे तो लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे, आप 97 98 देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे। अभी लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं। ये एक स्विंग होगी किसी वक्त कि भाई लोग बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक तो देखें मार्केट का सेंटिमेंट होता है, दूसरी तरफ ये जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कर रहे होते हैं वही चीज़ें पीछे कंपनीज़ भी कर रही होती हैं। अब आप सीमेंट कंपनीज़ ले लें फॉर एग्जांपल, सीमेंट कंपनीज़ में क्या होता है कि एक पीरियड होता है जिसमें बहुत पैसे बनते हैं, सब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सब एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। जब सब एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं और जब वो एक्सपेंशन ऑनलाइन आती हैं तो बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है, डिमांड उतनी होती नहीं है। तो फिर एक पेसिमिस्टिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना सीमेंट बिक रही होती है, या बिक रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आ रही होती है, मार्जिन्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर दोबारा पीरियड्स आते हैं जिनके अंदर डिमांड वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक साइकिल जो है वो चल रही होती है। तो हमने रिपोर्ट के अंदर एक ग्राफ बनाया है जो बेसिकली मार्केट कैप पर टन का जो है वो चार्ट है। मैं शायद EV पर टन लेना चाहिए था, बट ये चार्ट एक मार्केट कैप पर टन का है। अगर एक सीमेंट प्लांट $80 से $100 पर टन का लगता है तो वो हिस्टोरिकली किधर ट्रेड किया है। तो आप देखेंगे कि सीमेंट कंपनीज $5 पर टन की मिल रही होती हैं, फिर सीमेंट कंपनी $200 पर टन की मिल रही होती हैं, फिर सीमेंट कंपनीज $5 पर टन की मिल रही होती हैं, फिर $200 पर टन की मिल रही होती हैं। एंड दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये चार्ट मेरा ख्याल है बना हुआ 1994-95 से लेकर 2023 तक। हम आपको 3 बहुत डिस्टिंक्ट साइकिल्स नज़र आएंगे। एक 95-96 का टॉप है, फिर एक 2006 का टॉप है, और फिर एक 2017 का टॉप है। हमें लगता है अभी इस वक्त अभी हम फिर एक बॉटम के आसपास हैं और अब मार्जिन दोबारा बढ़ना शुरू होंगे और ये साइकिल वापस स्टार्ट हो सकती है। अब ये साइकिल वापस स्टार्ट होने की कुछ वजूहत हैं। अगर आप इसके पीछे देखेंगे कि इन साइकिल्स के पीछे कंपनीज़ की अर्निंग्स में क्या हो रहा था, तो आप देखेंगे कि जिस वक्त ये स्टॉक्स नीचे होते हैं उस वक्त सीमेंट कंपनी $1 या नेगेटिव पैसे कमा रही होती हैं पर टन। जब तेज़ी होती है तो ये कंपनीज $20 पर टन कमा रही होती हैं। फिर थ्रू द साइकिल वो वापस $1-2 पे आ जाते हैं, फिर $20 कमाना शुरू कर देते हैं। तो $20 वाले टाइम्स होते हैं जब लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, और जब $1 हो जाता है तो लोग ओवरली पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि ये तो कभी सही होगा ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता, चीज़ें ख़राब होती हैं फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। चीज़ें बिल्कुल सही चीज़ें बहुत ज़्यादा अरसे के लिए चलती नहीं हैं और दोबारा साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस वक्त अगर आप एक सीमेंट प्लांट लगाने के लिए जाएँ तो वो कोई $100 पर टन का नया प्लांट लगेगा, और आपको ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज़ $20 से $25-30 पर टन की मिल रही हैं। तो ये ऐसे है जैसे आपको सिविक आज करोड़ रुपए की आपको 30 लाख रुपए की मार्केट में मिल रही है लेकिन आप नहीं ले रहे। जबकि ऐसा गाड़ी वाले केस में नहीं होगा, लेकिन स्टॉक्स वाले केस में ये हमेशा होता है कि लोग जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चीज़ें सस्ती रह सकती हैं और बहुत लंबे अरसे तक चीज़ें महंगी भी रह सकती हैं। अब यहाँ से आगे क्या होते हुए लग रहा है, यहाँ से आगे होते हुए ये लग रहा है कि इकॉनमी जो है वो ग्रेजुअली रिकवर करेगी। हम नहीं अज्यूम कर रहे कि डिमांड ग्रोथ आएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन डिमांड ग्रोथ पिछले 2 महीने अगर हम देखें तो क्योंकि पिछले साल सैलाब था और इस साल डिमांड नॉर्मलाइज हुई है, तो आपने देखा कि कोई 37% अगस्त में ग्रोथ आई है सीमेंट के डिस्पैचेस में। और हमें लगता है कि ये मेजरली रूरल एरिया से, जो हमने पहले भी बात की कि रूरल एरियाज़ में इनकम्स डॉलर के साथ एडजस्ट कर जाती हैं। तो एक डिमांड वो आई है, फिर एक बेस इफेक्ट भी था। तो समझने को 2 साल से कोई मंथली डिमांड इतनी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये हुई है कि एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं क्योंकि आपका करेंसी डिवैल्यू हो गई है तो आप कंपेरेटिव हो गए हैं। दूसरा कोयला नीचे आ गया है, तो कोयला इतना ऊपर चला गया था कि आपकी सीमेंट जो है वो इंटरनेशनली कंपेरेटिव नहीं रही थी। और फिर श्रीलंका में भी कुछ एक्सपोर्ट होती थी तो वो भी बंद हो गए थे। अब वो डिमांड वापस आ रही है। तो हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि डिमांड के साथ क्या होगा। डिमांड ग्रेजुअली रिकवर करेगी और डिमांड दोबारा जो है डिमांड ग्रोथ दोबारा उन लेवल्स पे आ जाएगी जिन लेवल्स पे होती थी ग्रेजुअली, अगर इकॉनमी सही हो जाती है। वैसे तो रूरल की वजह से अभी भी शुरू हो गया, लेकिन 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। एक ये हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में कोयला नीचे आया, वहाँ पर डॉलर वापस ऊपर आ गया है, तो अब कोयला वापस थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन हुआ ये कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि डिमांड है तो प्राइस बढ़ा पाए। तो हमें लगता ये है कि ये सितंबर का क्वार्टर जो है वो पिछले 1-2 साल के जो क्वार्टर्स थे उनसे बहुत अच्छा होगा, और दिसंबर का क्वार्टर उससे भी अच्छा होगा क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ गई हैं सीमेंट की। तो सीमेंट की प्राइस बढ़ गई है, कुछ कोयले की प्राइस नीचे आ गई है और कुछ डिमांड रिकवर कर गई है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ से शायद वो रिकवरी शुरू हो सकती है। तो ये जो $20-25 पर टन पर स्टॉक्स मिल रहे हैं, ये
जितने का नया प्लांट लगता है उस वैल्यू के ऊपर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जा सकता है। तो एक तो देखें हमने रिपोर्ट में ये सेक्टर टच किया था, जिसके अंदर फिर ज़ाहिर है हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो उसके अंदर रिलेटिवली ज़्यादा सस्ते हैं। मेरा ख्याल है अगर किसी को कुछ डिसाइड करना है तो वो मेरा ख्याल है रिपोर्ट देख के ही, रादर देन हम स्पेसिफिक स्टॉक्स डिस्कस करें, बहुत बेहतर ये है कि लोग उस रिपोर्ट को देखें, समझें। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो हमें ईमेल भी कर सकता है, हम कोशिश करेंगे कि हम हर सवाल का जवाब दें। बिल्कुल सही है। अभी एक जो चीज़ देखी है कि सीमेंट वालों ने अपने मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल पहले भी तो नहीं कंपटीशन में एक दूसरे से नीचे करते थे, और अभी आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि डॉलर नीचे आएगा, सीमेंट की प्राइस नीचे आएगी, सरिया नीचे आएगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो डू दे नीड टू वेट? और देखें जनरली बोलते यही हैं कि प्राइसेस जो है ना वो डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबल होती हैं। सीमेंट की प्राइस में भी मुझे ये लगता है कि कोयला जितना भी नीचे आ जाए, मुझे नहीं लगता कि सीमेंट की प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। और उसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल देखें तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत कम पैसे बनाए। जितने का नया प्लांट लगता है उसके हिसाब से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत कम पैसे बनाए। तो वो अभी कवर करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जो पिछले 3-4 साल में लूज़ हुआ है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स उस ग्राउंड को कवर करने की कोशिश करेंगे कि वो पैसे उनके वापस बन जाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि सीमेंट प्राइसेस में कोई, देखिए 3 दफ़ा मेजरली सीमेंट सेक्टर में मसला हुआ है। एक 95-96 में हुआ है जब 50% से ज़्यादा कैपेसिटी 2 सालों में ऑनलाइन आई है। दूसरी दफ़ा मसला हुआ है जब 50% कैपेसिटी ऑनलाइन आई है 2006 में। तीसरी दफ़ा 50% कैपेसिटी ऑनलाइन आई है 2017 में। मतलब जितनी कैपेसिटी पहले थी उससे 50% और ऐड हो जाती। जब इतनी ज़्यादा कैपेसिटी और ऐड हो जाती है तो जनरली सेक्टर में एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, जो फिर कुछ सालों के बाद आराम से जाके ख़त्म होती है। मुझे नहीं लगता अभी 50% कैपेसिटी किसी वक्त भी करीब आ रही है। ना बैंक्स के पास पैसे हैं वो फाइनेंस कर सकें, ना कंपनियों के पास पैसे हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ के पास काफ़ी डेट है, वो डेट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उतरता जाएगा। तो अभी मुझे नहीं लगता कोई झगड़ा होता है, ना मुझे लगता है भाई होंगे सारे। देखें वो जब मुश्किल हालात होते हैं ना तो फिर सारे कंपेरेटर भाई हो जाते हैं, और जब बहुत तेज़ी होती है ना तो फिर लड़ पड़ते हैं कि नहीं पैसे सारे मैं बनाऊँगा। तो सेक्टर जो है वो अब एक नॉर्मलाइज्ड किस्म के प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, और ज़ाहिर है इस नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट नॉर्मलाइज होने जा रहा है, लेकिन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो एक गैप है जो सारे स्टॉक मार्केट ने कवर करना है, और वो होगा इंटरेस्ट रेट्स किसी जब भी नीचे जाना शुरू होते हैं और अर्निंग्स जैसे जैसे बढ़नी शुरू होती हैं, तो ये गैप जो है। आई थिंक कोविड में हमने देखा था जब ये वी शेप रिकवरी हुई थी, सीमेंट स्टॉक्स वर लाइक, मैंने तो गलती से एक सीमेंट 27 रुपये का लिया, 30 का बेच दिया, वो 3 महीने बाद समझ आई वो 130 रुपये का चल रहा है। जी सीमेंट स्टॉक्स जनरली जो है वो होता यही है कि साइकिल इस तरह की होती है कि आप $10-20 पर ख़रीदते हैं, फिर आपको पूरी साइकिल प्ले करनी। देखें ये आपको ख़रीदने होते हैं जैसे आप कंपनी ख़रीद रहे हैं, और फिर आपको हर क्वार्टर देखते जाना होता है कि हालात कैसे हैं और क्या हो रहा है। अभी ये स्टॉक सस्ते हैं, जिस वक्त ओवर एक्साइटमेंट हो मार्केट के अंदर और आपको लग रहा है भाई ये तो नया इतने का लगता है, मैंने इससे ज़्यादा का क्यों रखा हुआ है, वो टाइम्स होते हैं जब ये स्टॉक्स बेचने होते हैं। हाँ। तो और ये तो चले सीमेंट का हो गया। मैंने जो आपकी रिपोर्ट में शायद स्टील सेक्टर को आपने टच नहीं किया था उसके अंदर, और उसकी कोई रीज़न थी या नहीं स्टील टच, देखिए स्टील टच ना करने की वजह ये थी कि हमने जो है अभी एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया है पिछले 2 महीने पहले, तो हम सब कुछ एक साथ नहीं कवर कर सकते थे। चलो सही है, ये वजह थी। अच्छा दूसरा ये भी है कि देखें स्टील जो है ना जनरली काफ़ी फ्रैगमेंटेड मार्केट है एंड अर्निंग्स आर डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट, और सीमेंट में रिलेटिव आसानी होती है कि आपको पता है कितने प्लेयर हैं, कितना माल बेचते हैं, क्या सीमेंट प्राइस है, क्या कोल प्राइस है। तो सीमेंट की डिमांड है तो साथ स्टील की भी डिमांड हो जाएगी। हाँ लेकिन हमारी बेट इस पूरी रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हम कहीं भी डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्जिन्स की। तो डिमांड तो अभी हमें कल जो नंबर आया उसमें डिमांड बढ़ गई है, लेकिन वो अभी भी बेट नहीं है। सही मुझे लगता है डिमांड रिकवर कर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, बट दैट्स नॉट द मेन बेट। द मेन बेट इज़ कि दीज कंपनीज आर चीप एंड मार्जिन्स आर इंक्रीजिंग। और स्टील जो है ना वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा कंपेटिटिव सेक्टर है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो स्टील में भी रिकवरी आ जाएगी। बट अभी इस वक्त हमने यूँ अभी डिपार्टमेंट स्टार्ट भी किया है, तो किसी वक्त जो है हम करेंगे उस पर भी। चलो टोटली एग्री। दूसरा सेक्टर अगर आप ही चूज़ कर ले, मेरे ख्याल में ऑटो को देखिए हमने इस रिपोर्ट के अंदर हमने 3 सिक्लिकल सेक्टर चूज़ किए थे। एक सीमेंट चूज़ किया था, एक हमने कुछ बातें ऑटोज़ पे की हैं, और फिर हमने कुछ ट्रक्स की कंपनीज़ के ऊपर बात की। अगर आप पिछली साइकिल देखेंगे तो आप देखेंगे 2012 ऑनवर्ड जो है वो सीमेंट स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो गए थे, और 2014 ऑनवर्ड जो है वो ऑटोज़ और ट्रक्स की कंपनीज़ के स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो गए थे। तो देखें ऑटोज़ में अगर हम देखें ना तो हम देखेंगे कि होंडा और इंडस के जो दोनों सेगमेंट हैं उनमें जो है ना वो काफ़ी कंपटीशन आया है। लेकिन अगर हम पार्क सुजुकी के सेगमेंट में देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि पार्क सुजुकी का कोई मेजर कंपेटिटर जो है ना वो आया नहीं है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में वही जैसे पेंडुलम होता है और साइकिल होती है, 2017 में पार्क सुजुकी की मार्केट कैप थी $700 मिलियन। आज पार्क सुजुकी की मार्केट कैप जो है वो 30-35 मिलियन डॉलर के बीच में, मतलब 1/20 हो गई है मार्केट कैप। वही कंपनी है जो अब 1/20 पे मिल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल स्मूथ रहा है, पार्क सुजुकी को काफ़ी मसाइल भी फेस करने पड़े, इंपोर्ट बैन्स और पेमेंट्स ना होने की वजह से। तो पार्क सुजुकी की बैलेंस शीट भी बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन पार्क सुजुकी में बैठी है कि कंपनी बहुत सस्ती हो गई है, किसी वक्त ये दोबारा 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ियाँ बेचना शुरू कर देंगे। हमने रिपोर्ट में एक जगह डाला है, ये भी डाला है कि ये कितने पैसे कमाते हैं तेज़ी में, तो ये जनरली कोई $300 के आसपास पर गाड़ी नेट प्रॉफिट बना लेते हैं। तो अगर ये 1.5 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं किसी वक्त तेज़ी में 2, 3, 4, 5 साल बाद, तो ये $300 कमाते हैं 1.5 लाख गाड़ी पे, तो ये $45 मिलियन कमाएंगे। इस वक्त पूरी कंपनी 30-35 मिलियन डॉलर की मिल रही है। तो अभी हालात बुरे हैं, अभी गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ तो बिकेंगी। हाँ, और ये ऑटो लेवल पे भी कोई आपकी रिसर्च इस तरह की भी है जिस पे इन लोगों ने फॉर एग्जांपल इंपोर्ट से रिप्लेसमेंट लोकल पे कोई आ रहे हो, या एटलीस्ट नियत ही कर ले यार अब हम थोड़ा। देखिए पार्क सुजुकी तो ना काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड है, मतलब गाड़ियाँ 70% भी लोकलाइज्ड हैं। देखिए गाड़ी का इंजन वगैरह बनाने के लिए या कुछ पार्ट्स बनाने के लिए ना आपको एक ही मॉडल की 2 लाख गाड़ियाँ बेचनी होती हैं। और पाकिस्तान में तो टोटल गाड़ियाँ एक बहुत लंबे अर्से तक टोटल गाड़ियाँ 2 लाख नहीं बिकती थी। तो देखें जैसे जैसे सेक्टर बड़ा होता जाएगा तो ये भी होता जाएगा कि चीज़ें लोकलाइज होती जाएँ। काफ़ी ज़्यादा टूलिंग की और चीज़ों की कॉस्ट होती है। तो जैसे जैसे मार्केट देखें आप मोटरसाइकिल्स में नोटिस करें, मोटरसाइकिल में वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, 90% बाइक पाकिस्तान में बनती है। लेकिन गाड़ियाँ क्योंकि पाकिस्तान में कम बिकती हैं तो इसलिए लोकलाइजेशन भी कम हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी लोकलाइजेशन भी, जैसे जैसे मार्केट का साइज़ बढ़ेगा। हमें ये भी समझना है कि सही है हम 24 करोड़ लोग तो हैं, लेकिन हम गाड़ियाँ साल की बहुत कम ख़रीदते हैं। अगर आप किसी और डेवलप्ड मुल्क से कंपेयर करेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ गाड़ियाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बड़ा डिफरेंट है हमारा और किसी डेवलप्ड मुल्क से। तो हम कम गाड़ियाँ खरीदते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो मोटरसाइकिल्स में हुआ है वही यहाँ पे भी होगा। जैसे ही फीजिबल हो जाएगा वैसे ही लोकलाइजेशन हो जाएगी। लोकलाइजेशन वही है, देखें जहाँ किसी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आएगी ना कि अच्छा लोकल करने से मेरे प्रॉफिट बनेगा, तो वहाँ पे वो काम हो जाएगा। तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा वो भी। और ये ट्रक के पीछे क्या आपकी वो थी एक वो आपने देखिए ट्रक्स ना जनरली बहुत लेट साइकिल होते हैं, और हमने लिखा भी है कि इनको देखना चाहिए, लेकिन इनको शायद थोड़ा टाइम बाद देखना चाहिए या स्टडी करके रखना चाहिए। ट्रक्स के स्टॉक्स के साथ भी यही होता है। तब 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की पिछले 2 साइकिल्स में बहुत स्पीड से हुई है। लेकिन ये होता है जनरली जब गुड्स की मूवमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, जब आप पिछली साइकिल की पीक जब आप क्रॉस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम मूव, तो उस वक्त फिर ट्रक्स की नई डिमांड आती है। और होता यही है कि बहुत लंबे अरसे तक ये ट्रक्स की कंपनीज बहुत कम ट्रक्स बेच रही होती हैं, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बेचने शुरू हो जाती हैं। और वही पेंडुलम जो है वो बिल्कुल पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ स्विंग करता है। तो ये 3 सेक्टर्स हमने मेजरली कवर किए थे। वो अभी जो फॉर एग्जांपल डेवो वगैरह ये सारी इंपोर्टेड बस वगैरह यूज़ करती है, दे आर लोकल, काफ़ी इंपोर्टेड होती हैं, सारी इंपोर्टेड ही होती हैं। सो इवन अगर इनके एंड पे डिमांड की है तो दे माइट कि यहाँ पे लोकल पे भी आ जाओ, थोड़ा देखो कि क्या सीन चल रहा है। देखें लोकल भी बिक रहे होते हैं, लेकिन देखें जनरली तेज़ी इन सेक्टर्स में उस वक्त आती है जब टोटल गुड्स जो इकोनॉमी में मूव हो रहे होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अभी वो टोटल गुड्स ही कम मूव हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ओवरऑल डिमांड गवर्नमेंट ने खुद, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था तो श्रिंक करने की कोशिश की है। तो ये डीवैल्यूएशन का जो एक आउटकम होता है वो होता है कि आप डिमांड श्रिंक करते हो ताकि लोग जो है वो कम इम्पोर्ट करा सकें। तो अभी तो आपने किया हुआ है श्रिंक, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कि एग्रीकल्चर का आपने करेंसी वीक कर दिया, एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट बढ़ेगा, कंजम्पशन वापस बढ़नी शुरू होगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें वापस होनी शुरू होंगी तो फिर गुड्स की मूवमेंट की डिमांड भी वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग गाड़ियाँ भी वापस ले सकेंगे। इंटरेस्ट रेट जब नीचे आना शुरू होंगे तो लोग गाड़ियाँ भी वापस ले सकेंगे, लीज़ भी करा सकेंगे। तो ज़ाहिर इन चीज़ों में टाइम लगेगा, और इन कंपनियों को यही सोच के लेना चाहिए भाई मैं ये आज ले रहा हूँ, ये कंपनी 10 साल के बाद ये साइज़ होगा या 5 साल के बाद ये साइज़ होगा। लेकिन बहुत अच्छी तरह साइकिल को समझ के कि भाई क्या चीज़ हो या क्या हो गया है तो अब ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई और अब मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं होनी चाहिए। और वो क्या होगी कि ओवर वैल्यूड? देखिए सीमेंट में जनरली वो होता है कि मैसिव अगर एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाए, और ऑटोज़ में जनरली होता ये है कि भाई बहुत तेज़ी हुई है और अब जो है कोई करेंसी डीवैल्यूएशन या इकोनॉमिक क्राइसिस लगता है या इंटरेस्ट रेट हाइक लगता है जिससे डिमांड गिर जाएगी। तो ऑटोज़ में जनरली ये सिग्नल होता है, सीमेंट में ये होता है कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रही है। कि जब भी अनाउंस करे सीमेंट के हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो उसके 2 साल के 3 साल के बाद बहुत सारे प्लांट्स ऑनलाइन आ जाते हैं। हाँ। और जब वो प्लांट्स ऑनलाइन आ जाते हैं तो मार्जिन वापस गिर जाते हैं और स्टॉक्स वापस नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और ये अगर आप नोटिस करेंगे ना तो 2006 वाली साइकिल में सीमेंट स्टॉक्स 2006 में आधे हुए थे, 8 में नहीं आधे हुए थे। 2006 में सीमेंट स्टॉक्स आधे हो गए थे क्योंकि 6 में एक्सपेंशन ऑनलाइन आ गई थी। तो उसका इकोनॉमी से भी डायरेक्ट लिंक है भी और नहीं भी है।
कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ऑनलाइन आती है उस वक्त सीमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स शुड लुक आउट फॉर कि भाई वो अभी तो देखें लगता है कि बहुत लंबे अरसे तक सीमेंट कंपनीज के पास भी कैपेसिटी नहीं है, शायद बैंक्स के पास भी इतनी लेंडिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, और ना कोई एलसी डॉलर भी इतना है कि उसको करने के लिए भी आपकी थोड़ी अब आपको 60 अरब रुपए चाहिए 1-2 मिलियन टन का प्लांट लगाने के लिए। तो हाँ सही बात है। और ट्रक में अगर मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात करूँ, ये है GHNI इसके अंदर आ जाएगी जिसको आपने दिया हुआ है? गंदारा ऑटोमोबाइल्स आ जाएगा, गंदारा निसान आ जाएगा, हीनो पाक आ जाएगा। ये 3 कंपनीज हैं मेजरली जो पाकिस्तान में लिस्टेड स्पेस में ट्रक्स। साजगार में काफ़ी वैसे रक्शे से निकल के वो जो 4 व्हीलर पे साजगार भी जो है वो इंटरेस्टिंग, जो उनकी गाड़ी है हवाल, वो काफ़ी अच्छी, जो फीचर्स वगैरह मैंने भी देखे हैं, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। वो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा एंड उनकी अर्निंग्स काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग। अभी भी ऑटोज़ में ज़्यादातर लोगों के नेगेटिव में ही थे। ऑब्वियसली इंडस मोटर वाज टी-बिल्स वगैरह से वो अपनी एक्सेसिव कैश पे ले रहे थे। साजगार वाज ए सरप्राइज़ कि वो प्रॉफिटेबिलिटी भी उन्होंने शो किया कि उनका पिछला साल वो था। साजगार भी इंटरेस्टिंग है। देखें कंपनीज़ जिन्होंने भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और मार्केट में अपनी जगह बनाई है, तो उस कंपनीज विल डू वेल इंशाल्लाह। हाँ नहीं बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर जो कि आपको लगता है कि उसमें भी पोटेंशियल आपको देख सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ के रिपोर्ट में नहीं था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि देखें, एक तो सिंपली बैंक्स देख लेने चाहिए, और उसकी वजह यह है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और बैंक्स बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और डिविडेंड इनकम भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि डिफ़ॉल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी वाले सेगमेंट के लिए, क्योंकि अब डीवैल्यूएशन भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन डीवैल्यूएशन का सबसे ज़्यादा नुकसान ना बैंक्स को होता है। अगर एक 2 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट था और वो $200 मिलियन का था 2017 में, तो वो आज भी $200 मिलियन का है। लेकिन अगर किसी ने बैंक में, किसी का 20 अरब रुपए का बैंक था 2017 में, तो $1/3 होने के बाद भी वो बैंक 20 अरब का ही है। सही है, बैंक पैसे कमा के थोड़ा ऊपर हो गया है, सीमेंट कंपनी ने थोड़ा कैश बना लिया है। बट जनरली सबसे ज़्यादा नुकसान उन कंपनीज़ को होता है जिनके एसेट्स रुपए में होते हैं। हार्ड एसेट जिनके पास होते हैं उनके तो एसेट की प्राइस रुपए में बढ़ गई, लेकिन जिनके पास रुपी एसेट होता है जैसे बैंक्स हो गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनरली उनको होता है कि भाई उनकी वो रिकवर कर नहीं पाते हैं, फिर गवर्नमेंट भी आके उनको बहुत हैवीली टैक्स कर रही होती है। तो आई थिंक एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिसको देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एक पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी और एक हाई डिविडेंड यील्डिंग पोर्शन रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। और जनरल अभी आपका तो क्या हमने इकॉनमी पे काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या लगता है जो पॉलिसीज़ अभी हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और ये कितनी सिमिलरिटी रख रहा है जो पहली चीज़ें इस तरह के इवेंट हो चुके हैं? डू यू थिंक दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक द बॉटम ऑफ द मार्केट, यहाँ से चीज़ें जो है आपको बेहतर ही होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, मार्केट में ना एक तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट सस्ती हो गई है, आपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए डालने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टॉक सस्ते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़रीदते जाना चाहिए। आपको एक दिन में बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको 1 महीने में बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको आराम से एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो सबको बिल्ड कर लेना चाहिए कि भाई अभी स्टॉक सस्ते हैं। फिर जब मार्केट महंगी हो जाए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस पोर्टफोलियो को कम ज़्यादा रीएडजस्ट कर लेना चाहिए। देखें, जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट के करने वाले कोई भी काम की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए। देखें, होते हुए क्या लग रहा है, होते हुए ये लग रहा है कि ये जो रीसेंट डीवैल्यूएशन हुई है, इससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव कर जाएगा और करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा। जब वो करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा तो डॉलर किसी एक रेट पे आके रुक जाएगा या हल्का सा नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो इन्फ्लेशन गिरनी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। अभी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल वीट प्राइस जो है वो लोकल वीट प्राइस से काफ़ी नीचे आ गई है, और जो शुगर में हुआ है शायद उसका उल्टा वीट में होना शुरू हो जाएगा, वीट प्राइस लोकल थोड़ी सी नीचे आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगी। जब इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगी तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। कंपनीज तो देखें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एग्रीगेट डिमांड वापस बढ़ना है इकॉनमी में, जैसे जैसे लोग आउटपुट बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि कंपनीज़ की अर्निंग्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी और इंटरेस्ट रेट्स होपफुली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे के अंदर सारे एक फिस्कल साइड पे बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा नोट छाप के खर्चे करती रहे। मुझे लग रहा है कि IMF प्रोग्राम में ये करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा सीरियस है फिस्कल साइड पे चीज़ें कंट्रोल करने पे। और जो चीज़ें हमें एज ए पब्लिक थोड़ी नेगेटिव लग रही हैं, जिस तरह बिजली के बिल ज़्यादा कर दिए, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा कर दी, बट सम हाउ वी कैन सी कि ये गवर्नमेंट के लिए तो बहुत थोड़ी पॉजिटिव है ना, एटलीस्ट दे आर पासिंग ऑन
और जो पहली चीज़ें हैं वो खुद करके लोगों लेकिन को ये जैसे lead फिस्कल करके। डेफिसिट ना, एक साइड पे ये बिजली का हम खसारा कर रहे थे, जिससे जो है सर्कुलर डेट जमा हो रहा था, तो आपको वो पूरा करने के लिए भी नोट छापने पड़ रहे थे। तो अगर वो पास ऑन हो गया है एक दफ़ा, तो उससे भी कुछ करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। अगर तो गवर्नमेंट बेसिकली जो नोट जो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा फजूल खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं एक तरीके से, कि भाई बिजली का पास ऑन कर दिया, अब नेक्स्ट गैस का पास ऑन होगा, तो सही है। शॉर्ट टर्म एक तकलीफ़ होगी, वो वही वाली चीज़ है। देखें, ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए थी, हम ऐसे नहज पे ले आए चीज़ों को कि हमें अचानक से करनी पड़ गई। तो अचानक से होने की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर आराम से होता तो एडजस्टमेंट हो जाती, लेकिन हम ऐसी पोजीशन पे मुल्क को ले आए कि हमें वो चीज़ें फ़ौरन करनी पड़ गई। फ़ौरन करने की वजह से ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ हुई है। ज़बरदस्त। यूसुफ भाई, मैं वैसे हर एक से पूछता हूँ, आप अपने पर्सनल फाइनेंस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? व्हाट इज़ योर, अभी माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, सो हाउ यू आर बेसिकली मिटिगेटिंग योर रिस्क? जनरली तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए चीज़ें करता नहीं हूँ। एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, कुछ कैश रखा होता है, और बाकी जनरली मेरे ज़्यादातर पैसे स्टॉक्स में होते हैं। तो ज़ाहिर है सबकी अपनी एक रिस्क एपेटाइट होती है, मेरी शुरू से थोड़ी ज़्यादा रही है। तो बट हाँ, जनरली मैंने या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, या कोई थोड़ा बहुत कैश होता है, या बिज़नेस में इन्वेस्ट हुआ होता है। आप माशाल्लाह इसी डोमेन में, कोई फ्रेंड्स और फैमिली ज़्यादा आपसे कंसल्ट करते हैं कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? या फैमिली बहुत ज़्यादा नहीं करती है, बट दोस्त जो हैं वो काफ़ी दोस्तों ने, और दोस्तों में आपको क्या लगता है जो झुकाव है वो रियल स्टेट पे ही है, या वो फिर आपकी उस चीज़ को भी लेते हैं? देखें, मेरे तो काफ़ी दोस्त बाहर चले गए, लेकिन मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते रहे हैं। अच्छा। और हाँ, मेरे ज़्यादातर दोस्त फैमिली वाले क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं। सो होपफुली ये जो भी आपकी मीडिया प्रेजेंस थोड़ी आती जा रही है, प्लस थोड़ा मार्केट में आएगा, तो दे माइट कम बैक टू यू अगेन एज वेल। देखें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनरली जो है ना, ये स्टॉक्स वगैरह फैमिली को नहीं पिच करने चाहिए। आपको पता है कुछ भी हो सकता है मार्केट में कभी भी। और मार्केट में आ जाए, वो घर ही आ जाए, यार आपने ये क्यों किया? जी। चले, मैं टोटली आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई आपसे। ऑलरेडी यू केम टू अवर स्पेस ट्वाइस, थैंक यू सो मच, आपने डिस्कस किया था, और आई होप इंशाल्लाह वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। आप चेस सिक्योरिटीज़ की रिसर्च को हेड भी कर रहे हैं। अली नवाज़ ऑलरेडी वॉज इन आवर शो एज़ वेल। आप लोग अगर चेस सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, मैं उनका लिंक नीचे दे दूँगा। जो डिस्कशन हमने जिस रिपोर्ट के अगेंस्ट की हुई थी उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। आई थिंक वो पार्ट 2 भी आपका ड्यू है वैसे। जी, पार्ट 2 वीडियो है। आप सब जो है वो प्रेशर डाल लेना कि मैंने स्कैन में लिखा है कि पार्ट 2 जल्द आएगा। तो पार्ट 2 कब आएगा वैसे? देखें, थोड़ा टाइम है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। चले, गुड हो गया। थैंक यू वेरी मच सर यूसुफ भाई, इट्स वाज सच ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप ये डिस्कशन जो आप देख रहे हैं, हमने तो खैर स्टार्ट ऑफ सितंबर में रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन जब भी आपकी आएगी, अगर मार्केट तब चल पड़ी है तो ये देख लीजिएगा कि ये हमने की थी। लेकिन अगर नहीं भी चली हुई और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह यूसुफ भाई ने बात की है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज वेल। दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो एजुकेटिंग और एडवोकेटिंग एज वेल। एज ए प्लेटफॉर्म हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका भला है इसके अंदर। अगर आप पैसे बनाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को करेंगे, वो भी पैसे बनाएंगे, और थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी मुल्क में आएगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हम इसीलिए भी फेस कर रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन पे कम डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आती भी हैं तो हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन का टाइम है। प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को आप ही नहीं अगर सही तरह मैनेज करेंगे तो कोई बंदा भी उस पर नहीं करेगा। सो आई विल इंशाल्लाह मीट यू इन अनदर एपिसोड एंड सी यू। थैंक यू यूसुफ भाई।